डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम तो डॉक्टर सज्जन रैना जी है। जी हाँ सर। सर, आप पता चला कि आप कश्मीर से आप पड़ौन नगर में आकर के बसे हुए हैं। जी। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि कश्मीर को आपको छोड़ना पड़ा? कश्मीर के बारे में किसी शायर ने अच्छा लिखा था कि अगर ज़मीन पे कहीं स्वर्ग है तो ये कश्मीर है। और मेरे ऐसे या मेरे परिवार के लोग कितनी मजबूरी में उस स्वर्ग को छोड़ के, मैं ये नर्क नहीं कहता हूँ, यहाँ मेरी रोजी रोटी मेरी पहचान है, ये भी मेरे लिए स्वर्ग है, लेकिन उस स्वर्ग की धरती को किसी मजबूरी में हमने या हमारे परिवार के लोगों ने छोड़ा। और वो मजबूरी किस साल आज, की बात है ये? ये 1947 में हमारे फादर, हमारे अंकल यहाँ आए थे। और वो उस समय में हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हुआ करता था। और चूंकि स्टेट वाइज वो ड्राई फ्रूट सप्लाई करते थे, तो एट दैट टाइम यहाँ शुगर फैक्ट्री इंस्टॉल हो रही थी। मेरे फादर उस समय में बीएससी उन्होंने पास किया हुआ था, तो उनके दिमाग में ये था कि हम बाहर जाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन हमारे ग्रैंडफादर इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे कश्मीर में उस समय में नमक और चीनी का कोटा हुआ करता था, और प्रॉपर लाल चौक से इतनी ही वॉकिंग डिस्टेंस है जितनी आप समझें कि रोंगटा पेट्रोल पंप से लेके और बड़ी नहर, इतनी ही दूरी पे मेरा मकान आज भी है। लेकिन आज कश्मीर में कहाँ है? लाल चौक पे मेरा मकान है। और लाल चौक पे अभी मेरे भाई ये भी देख के आए हैं कि उस पर किसी मोहम्मदन ने कब्जा कर लिया है। और आज के 20 साल पहले मेरे मकान को मिलिटेंट्स ने जला दिया था। और तब मेरी मदर अलाइव थी, जिंदा थी। उन्होंने मेरे बिहाफ पे अटॉर्नी बना के मेरे को दिया था। मैंने उसके पीछे कागजी कार्रवाई कश्मीर जाके किया था। और रिलीफ कमिश्नर जम्मू ने मेरे को 2 लाख रुपए का उसका कंपनसेशन दिया था। और जी, आप पूछ रहे थे कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा। तो आज आप लोग कश्मीर फाइल देख रहे हैं, या जो लोग मेरे को रास्ते चलते लोग टोकते हैं, कश्मीर फाइल के बारे में बताते हैं, तो आज डायरेक्टर ने बहुत अच्छी चीज पब्लिक जानकारी में देने की कोशिश किया है कि कश्मीरी पंडित रातों रात लाखों की संख्या में कश्मीर घाटी क्यों छोड़ा, उनके साथ क्या मजबूरी थी। अभी गोरखपुर के एक दैनिक जागरण के संस्करण में एक कश्मीरी परिवार के बुजुर्ग ने अपना वो छापा था फोटो के साथ, मिस्टर कौल साहब ने, कि उन्होंने कहा कि हमारे दादा ने हमारी बहन को ये कहा था कि अगर भाग नहीं सकना तो 3 मंजिले से ऊपर से सिर के भरोसे नीचे कूद जाना, ताकि इन मामडन से इज्जत बचाई जा सके। और कितना कुछ क्या हुआ देखिए, मैं बात करते करते मुझे वो रोमांच याद आ रहा है, बदन के रुएं खड़े हो रहे हैं। और डायरेक्टर ने गलत नहीं दिखाया है, सच नहीं दिखाया है, झूठ नहीं दिखाया है, लेकिन उसने अथक 8 साल तक कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी बुजुर्गों से मिल करके वहां के जो त्रासदी थी उसको, उसका सही चित्रण किया है। उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और बहुत मजबूरी में उस जन्नत को छोड़ करके, हम तो बहुत ठीक हैं, लेकिन कुछ कश्मीरी भाई आज भी टेंट्स में पड़े हुए हैं, रिफ्यूजीज की जिंदगी जी रहे हैं। जे के गवर्नमेंट इनको, जब कश्मीर आप छूटा कब, उस समय आपकी उम्र क्या हो रही थी? मेरी उम्र तो समय बहुत कम थी, मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहाँ है, लेकिन यादें दिल में बनी हुई हैं। और उसके बाद भी जब मैंने बीएससी पास कर लिया, मैं श्रीनगर मेरा जाना आना शुरू हुआ, तो तब भी अभी कश्मीर के हालात ऐसे नहीं थे कि शाम को 6 बजे के बाद से हम डल झील से और अपने मकान तक जा सकें। अगर मकान पे हैं तो बाहर नहीं आ सकते थे, इतना खौफ उस समय था। और आज भी वो खौफ, मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। लोग कहते थे कि धारा 370 श्रीनगर में, कश्मीर में खत्म होगा तो तूफान आ जाएगा, चिड़िया पर नहीं मार पाई हमारे। मैं विगत पिछले सरकारों के बारे में कहीं को बुराई नहीं कहना चाहता। लोग कहते थे कि वहाँ पे आपकी पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति मेरी लाल चौक में मकान है, जिसको कि एक मोहम्मदन ने कब्जा किया हुआ है। और उसके बारे में मैंने लिखा पढ़ी किया हुआ है। उस पर उन्होंने 3 मंजिला मकान बनवा दिया। उनको मैंने
बोल के रखा है कि भैया इसके पेपर मेरे पास हैं, आपने कैसे लिया है। और बड़गांव तहसील में, चडूर तहसील में, बड़गांव में मेरी धान की खेत है, करीब 3 एकड़ लमसम होना चाहिए। वहाँ कश्मीर में मरला के हिसाब से, मरला वहाँ जैसे यहाँ कट्ठा एकड़ जोड़ते हैं, वहाँ ऐसे कहा जाता है। और थोड़ा सा खेत हमारा सेब का बाग भी है, बादाम की खेती उस पे होती है, अखरोट के पेड़ हैं। तो वर्तमान में तो दूसरे लोग कब्जा किए होंगे। जी नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक धारा 9 के तहत एक वहाँ पे कानून पास किया था अपने रिजीम में। उन्होंने कहा था लैंड टू टिलर्स, जो खेती बोएगा जोतेगा उसके नाम से खेती रहेगी। उस धारा के पास होने के पहले तक मेरे ग्रैंडफादर ने मिस्टर सुल्तान बेग साहब को खेत दिया था। उसके पास होने के पहले तक, वो धारा पास होने के पहले तक सुल्तान बेग साहब हम लोगों को फसल का आधा देते थे। लेकिन वो पास होने के बाद से सुल्तान बेग साहब ने उस धारा के तहत हमारे खेत का पैसा गवर्नमेंट रेट के हिसाब से बड़गांव तहसील में जमा कर दिया। और जब उन्होंने तहसील में जमा किया उसके बाद से वो हमको आधे फसल देने का हकदार नहीं रहे। अगर हम आज पैसा वो उठा लेते हैं तो उनका बैनामा मान लिया जाएगा, और यदि बैनामा हो जाएगा और यदि हम लिख के देते हैं कि नहीं पैसा हमको नहीं चाहिए, तो ये प्रशासन शासन मोदी जी की कृपा है कि जिसके वजह से हमको फिर से अपने वहाँ प्रॉपर्टी मिलने की मिले। उम्मीद क्या है, मेरे पास पेपर, रिलीफ कमिश्नर के यहाँ से मेरे पेपर, इस समय पेपर यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगली बार आप आइएगा तो मैं पेपर आपको दिखाऊंगा, जो वहाँ से पेपर मैं फोटो के साथ, मैं मकान जमीन के पूरा नंबर वगैरह के साथ उन्होंने मेरे को भेजा है, जिसके तहत हमारा उस पर मालिकाना हक है। तब उस समय जो है वहाँ के जो लोग थे ज्यादा यातना करते थे लोगों के साथ। यातना नहीं करते थे, उनका तो ये कहना था कि या कि तो इस कश्मीर को खाली करो और या फिर मोहम्मदन साहब स्वीकार कर लो। हमारे माँ बहन बेटी की इज्जत ताक पे थी, जो बेचारे अपनी इज्जत बचा के निकल आए वो आज रिफ्यूजीज कहे जा रहे हैं, और जो वहां फंस गए उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और कुछ भाई लोग जिस तरह से आज पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जबरदस्ती उनको निकाह पढ़ाया जा रहा है, वही हालत उस समय थी। और मैं उस समय का आपको एक वाकया याद दिलाऊं, जिस समय पाकिस्तान ने हमला किया था गुलाब सिंह साहब के टाइम में, उस समय तक जे कश्मीर जो था भारत के साथ मिला हुआ नहीं था। तो जब रात में 12 बजे उन्होंने हमला किया तो गुलाब सिंह साहब ने जवाहरलाल नेहरू साहब से संपर्क किया और ट्रीटी साइन किया उन्होंने कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। और वो पहला टाइम था जबकि उस समय में 12 बजे रात में हवाई मार्ग से यहाँ सैनिक उतारे गए, उनको खदेड़ा गया, तब वो जाकर के उन्होंने कश्मीर घाटी खाली किया। लेकिन आज भी हालत यह है, अगर पाकिस्तान में पानी बरसता है तो हमारे कश्मीर में हमारे ही भाई हैं जो अपना रास्ता भूल गए हैं, छाता यहां लगाते हैं। हालांकि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कुछ उनके बच्चों का पत्थरबाजी से छुटकारा दिला करके उनको नौकरी, मिलिट्री में, और भी पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको सही रास्ते पर आने के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी कुछ आतंकवादी समूह ऐसा है कि जो उनको ऐसा करने से मना करता है, और कुछ वहां का नेतृत्व, पुराना नेतृत्व जो है वो अपनी कुर्सी हिलती हुई नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उनको आग में घी का काम करता है। वर्तमान की जो 70 धारा समाप्त हो चुका है, तो इस समय क्या अपनी पुराने जागीर पर जाना चाहेंगे? देखिए, कौन नहीं जाना चाहेगा, मेरी वहां प्रॉपर्टी है, घर वापसी में तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। भारत सरकार मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमको इस चीज की आस नहीं थी। लोग कहते थे कि वो कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हो जाएगा, उसको भेज दो। कुछ मेरे मोहम्मदन भाई लोग वहां थे जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट भी किया था, लेकिन हमारी स्वर्गीय माताजी श्रीमती अमर नैनी रैना का कहना था कि नहीं, ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। तो उनके आदेश से आज हम ये कहने के हकदार हैं कि हम कश्मीरी हैं।
आज देखिए बंगाली कहीं भी रहेगा, अपने बच्चों को बांग्ला लैंग्वेज वो उसकी पहचान है। उसी तरह से अगर कश्मीर में हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, कश्मीरी लैंग्वेज हमारे पास नहीं है, तो हम कश्मीरी कहलाने के अधिकारी नहीं है। आज वहां प्रॉपर्टी है, अभी स्थिति उतनी अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सुधार हुआ है और आगे अभी और सुधार होने की उम्मीद है। देखें आगे भविष्य में क्या। बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद आपको। नमस्कार सर। कश्मीरी समस्या पर आपने अपना प्रकाश दिया, इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार सर। कश्मीर के बारे में एक फारसी के एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा था, जिसका हिंदी तर्जुमा मैं ये उनकी लाइन पढ़ने के बाद बताऊंगा। उन्होंने बोला था फिरदौस बरवे ज़मी अस्त, फिरदौस बरवे ज़मी अस्त, हमी अस्ते, यानी कि अगर ज़मीन पर कहीं स्वर्ग है तो यही है।